All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. आज अमेरिका में डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है 10 में से 4 जेनरिक मेडिसिन इंडिया से बनकर आती है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ अमेरिका एक तरफ अपने आप को सुपर पावर कहने वाली कंट्री अपनी रोजाना की दवाइयों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंस है। और ये बात अमेरिका की नजर में तब आई जब ट्रुथ सोशल पर आकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें इंडियन फार्मा कंपनीज पर सीधा अटैक था, ऑलमोस्ट 100% टैरिफ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यह टैरिफ सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर ही अप्लाई किया गया, जेनरिक ड्रग्स पर नहीं। और इंडिया में जितनी भी मेडिसिन अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है उसमें 95% मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन की कैटेगरी में है। मतलब ये टैरिफ इंडियन कंपनी से ज्यादा अमेरिकन पेशेंट्स को हर्ट करने वाला था। तो आखिर ये ड्रग वॉर शुरू कैसे हुआ और इंडिया बिना एक भी ड्रग इन्वेंट किए 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री कैसे बन चुकी है, और ये सारे बिजनेस लेसन आप अपने बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1947 में इंडिया को आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी मेडिसिन में आजादी मिलना बाकी था। 60s का दशक आते आते 85% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट वर कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन एमएनसी। ये कंपनीज अपनी मनमानी कर रही थी, अपना मनचाहा दाम और कोई कंपटीशन नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आम आदमी के लिए इन मेडिसिन को अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने जस्टिस राजगोपाल अयंगर के साथ मिलकर एक कमेटी की रचना की। इस कमेटी का सिर्फ एक ही काम था, इंडिया में आखिर इन मेडिसिन के दाम इतने ज्यादा क्यों है उसका पता लगाना। और सारा रिसर्च करने के बाद अयंगर कमेटी का सिर्फ एक ही जवाब निकल कर आया, फॉरेन कंपनीज का प्रोडक्ट बेस्ड मोनोपोली। कमेटी की एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल रिकमेंडेशन थी, इंडिया को प्रोडक्ट बेस्ड पेटेंट नहीं लेकिन प्रोसेस बेस्ड पेटेंट अपनाना चाहिए। तो आखिर ये प्रोडक्ट और प्रोसेस बेस्ड पेटेंट है क्या, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक चाय बनाने की रेसिपी इन्वेंट की और अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्वॉल्व किया। याद रखना, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, इस पर फोकस करना। अब इन इंग्रेडिएंट्स का यूज कर कोई और किसी भी तरह की चाय नहीं बना सकता। इसे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड पेटेंट। यानी आपका चाय बनाने का तरीका और साथ ही साथ उसके इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस और रॉ मटेरियल दोनों ही प्रोटेक्टेड है। अब प्रोसेस बेस्ड पेटेंट थोड़ा सा अलग होता है, इसमें सिर्फ आपके चाय बनाने का तरीका को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल को नहीं। मतलब आपकी चाय को कोई टेस्ट करके उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर दे, इंग्रेडिएंट्स का पता लगाकर एक नए प्रोसेस इजाद करके कुछ नई तरीके की चाय बना दे, वो कंप्लीटली लीगल होगा। मतलब प्रोसेस अलग होगा, इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, जो कंप्लीटली लीगल है। ठीक उसी तरह 1970 में सिप्ला ने ब्रिटिश कंपनी आईसीआई की ब्लड प्रेशर ड्रग को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी खुद की एक सस्ती जेनरिक मेडिसिन लॉन्च की, जिसे जानकर आईसीआई ब्रिटिश कंपनी थोड़ी सी नाराज हो गई और उसने इंडियन गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया। सिप्ला के उस वक्त के डायरेक्टर यूसुफ हमीद ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने सिर्फ एक ही सवाल रखा जो आज भी डॉक्यूमेंटेड है। Should millions of people be denied a life-saving medicine simply because they were born in a poorer country? इंदिरा गांधी ये सुनकर डीपली परसुएट हुए और 1970 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, द पेटेंट्स एक्ट 1970। Please, I propose the Patents Act 1970. इंडिया में अब सिर्फ प्रोसेस पेटेंट ही अलाउड था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं। मतलब कोई भी फार्मा कंपनी फॉरेन कंपनीज का ड्रग को रिवर्स इंजीनियर करके उसका एक सस्ता वर्जन लॉन्च कर सकती है, दैट टू लीगली। और फिर यहाँ से इंडिया का होता है फार्मेसी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड का सफर शुरू। 1970 से 1980 सिर्फ इस एक डिकेड में इंडियन फार्मा कंपनीज डबल हो चुकी थी। इब्यूप्रोफेन जो 1967 में ग्लोबली लॉन्च हुआ, इंडिया ने सिर्फ 6 साल में इसका जेनरिक वर्जन 1973 में लॉन्च कर दिया और यह गैप साल दर साल कम ही होता गया। और 2005 में 95% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इज कंट्रोल्ड ओनली एंड ओनली बाय द इंडियन कंपनीज। जहां 60s के दशक में 85% ऑफ मार्केट शेयर वर कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन कंपनीज, वहीं आज ये मार्केट शेयर घट के सिर्फ 5% रह चुका है। 1981 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में इंदिरा गांधी ने खुद कहा, My vision of a better world is one where medical discoveries are free from patent and where no one profits from life or death. ये सिर्फ एक कोट नहीं लेकिन गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। लेकिन 1995 में आता है कहानी में ट्विस्ट। अब इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बन चुका था और वर्ल्ड कंट्रीज ने मिलकर इंडिया पर एक रिस्ट्रिक्शन रखा, जो साइन ऑन अ ट्रिप्स अग्रीमेंट। अब ये ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या है? इंडिया को प्रोडक्ट बेस्ड पेटेंट अलाउड करना था और वो भी आने वाले 20 सालों के लिए। होलसेल रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स इज नाउ ऑफिशियली एंडेड।
वो 35 इयर्स का गोल्डन एरा अब बंद हो चुका था। बिग फार्मा कंपनीज ने सांस ली और उन्होंने सोचा कि इंडियन कंपनीज का खेल खत्म, लेकिन नहीं, इंडिया ने अपना वेपन ही बदल दिया। इंडिया ने अपने पेटेंट एक्ट में 2 नए क्लॉसेस ऐड किए और ये क्लॉसेस ट्रिप्स एग्रीमेंट पर रहते हुए उसे बाईपास कर रहे थे और फॉरेन कंपनीज को आज भी रोक सकते थे। पहला, कंपलसरी लाइसेंसिंग, जिसमें अगर कोई ड्रग इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है तो गवर्नमेंट खुद इंडियन कंपनी को लीगली अलाउ कर सकती है उसे प्रोड्यूस करने की। दूसरा, सेक्शन 3 सबसेक्शन डी ऑफ द पेटेंट्स एक्ट विच स्टॉप्स द एवरग्रीनिंग। अब एवरग्रीनिंग क्या है? यहाँ पे फॉरेन कंपनीज कुछ चालाकी कर रही थी। जैसे ही उनका 20 साल का टेन्योर खत्म होने आ रहा था, वो अपने प्रोसेस और पेटेंट में थोड़ा सा ट्विक करके एक नई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देती थी और अपने पेटेंट को इनफाइनाइट ईयर्स के लिए एक्सटेंड किए जा रही थी। गवर्नमेंट ने आके इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया और कहा अगर आपकी ड्रग में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो तब जाकर ही आपको नए 20 साल का टेन्योर दिया जाएगा। सिर्फ माइनर चेंज करने से, इंग्रेडिएंट को हल्का सा ट्विक करने से आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इन दोनों वेपन्स की वजह से इंडिया ने रूल्स के अंदर रहते हुए अपने $30 बिलियन फार्मा इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। अब मैं आपको 3 बिजनेस लेसन दूंगा जो डायरेक्टली आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला, रेगुलेटरी लूपहोल्स को यूज करना सीखो। इंडिया ने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, कोई ड्रग इन्वेंट नहीं किया, लेकिन प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट इन दोनों का डिस्टिंक्शन करते हुए एक नया एक्ट को इवॉल्व किया और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। दूसरा, जब भी रूल्स चेंज हो तब अपने वेपन्स हमेशा तैयार रखो। 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए और ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर साइन कराया, तब इंडिया ने गेम नहीं छोड़ा, लेकिन अपने 2 वेपन्स तैयार रखे थे, कंपल्सरी लाइसेंसिंग और सेक्शन 3D। उसी तरीके से आपके बिजनेस में भी रूल्स चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज होगा, नया कॉम्पिटिटर आएगा। उस सिचुएशन जब चेंज हो तब आपको बिजनेस छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि बिजनेस में डटे रहना है और अपना नए वेपन्स के साथ तैयार रहना है। तीसरा लेसन, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वॉल्यूम का ट्रैप मत बनो, वैल्यू पर खेलो। आज इंडिया ने अपने 55 साल वॉल्यूम के पीछे तो लगा दिए। टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पर अगर वैल्यू की बात की जाए तो हम 14th नंबर पर है। ठीक उसी तरह अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करते रहोगे तो आप वॉल्यूम तो बिल्डअप कर दोगे, लेकिन हमेशा प्राइस का कंट्रोल किसी और के हाथ में ही रहेगा। एक ऐसी एसेट बिल्ड करो जिसे कॉपी करना मुश्किल हो, चाहे फिर वो एक पेटेंट हो, वेंडर के साथ रिलेशन हो, एक मार्केट पोजीशन हो, मार्केट डोमिनेशन हो, anything, but build your position and then charge accordingly. So that's it from my side for today. This is my first ever YouTube case study video. If you like it, then give us a thumbs and subscribe to this channel. Bye bye. See you in the next video.